हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मेरा नाम है मनीष मित्तल और इस वीडियो में हम पंजाब पटवारी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम आपको पता है आने वाला है अगले महीने फरवरी में, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट पंजाब पटवारी एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपकी क्लासेस जो हैं वो इस चैनल पर चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि रोज़ आपको जो वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जहाँ तक बात जनरल नॉलेज की या जनरल अवेयरनेस की आती है, तो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जो एक सिलेबस कमीशन ने इशू किया है या बोर्ड ने इशू किया है रादर, तो वो सिलेबस कुछ ऐसा है। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए ये जो सिलेबस है ये इशू किया गया है और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर वगैरह से के अलावा आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जिन एरियाज पर आपको फोकस करना है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इट्स फीचर्स, देन सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये कुछ फोकस एरियाज हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आप पॉलिटी प्रिपेयर करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन पर्टिकुलर एरियाज से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो टिपिकली वैसा होगा जैसा आपको पटवारी के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। डू नॉट एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस टू बी लाइक द सेंट्रल सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स या फिर किसी और लेवल का। नो, द लेवल ऑफ एग्जाम्स इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स इज जनरली वेरी इजी एंड इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। सारे क्वेश्चंस तो इतने इजी नहीं होते, लेकिन इजी से मॉडरेट लेवल का रहता है। So keeping in mind the requirement of the exam, I have framed these questions. So let us see some of the questions from Indian polity. Question number 1. Which among the following directive principles is related to humane conditions of work and maternity relief? अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, it is part 4 of the constitution. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ये आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक एक्सटेंड होते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं उसमें, पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए, जो कि बिल्कुल ही फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सो हियर द आंसर इज आर्टिकल 42। इस लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि कॉन्सेप्ट पे। कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी डेप्थ की इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सो यू शुड स्टिक टू फैक्ट। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कवर करें, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट में भी जा सकते हैं। सो आर्टिकल 42 ये क्या कहता है? द स्टेट शैल मेक प्रोविजन, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. At present, the 8th schedule of the Constitution specifies how many official languages? 8th schedule of the Constitution जो है उसमें official languages हैं, तो कितनी official languages हैं right now? That is what this question is asking. Options are A 20, B 18, C 22 या फिर D 14। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है अगेन। नाउ द वर्ड हेयर इज एट प्रेजेंट। इसका मतलब करंटली जब ये एग्जाम हो रहा है अभी 2020 में, 2021 में, ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस।
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 लैंग्वेजेस थी, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ये तो ओरिजिनली थी, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग एट प्रेजेंट। तो फिर उसके बाद जितनी ऐड हुई, अब बाकी जो तीनों नंबर्स हैं वो 14 से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स इन तीनों में से कोई आंसर है। अगर 14 से कम होता इनमें से कोई नंबर तो भी वो गलत हो जाता, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि बाद में लैंग्वेजेस बड़ी ही हैं, कम नहीं हुई हैं कोई। सो ओरिजिनली 14 थी, देन बाय 21st अमेंडमेंट सिंधी बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद 71st अमेंडमेंट से मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई। यानी कि इन टोटल 1 + 3 + 4 कुल 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई हैं। तो 14 + 8 आपका हो जाता है 22, यानी कि एट प्रेजेंट देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 22। लेट अस सी। So at present the 8th schedule of the constitution has 22 languages. Originally ये 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो वो लैंग्वेजेस हैं आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी। तो देखिए इसमें बोडो, डोगरी, देन योर मैथिली, संथली, ये चारों बाद में ऐड हुई हैं। सिंधी बाद में ऐड हुई है, एंड सिमिलरली नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, ये भी बाद में ऐड हुई है। तो ओरिजिनल 14 लैंग्वेजेस कौन कौन सी? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, ओडिया, मराठी, मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इसमें एक जो जनरल कन्फ्यूजन रहती है, क्या इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इन 22 में से? नो, इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। हालांकि कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ट्राई टू फाइंड आउट वो कौन सी स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में देयर आर सम स्टेट्स विच हैव इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ट्राई टू फाइंड आउट। Question number 3. The economic liberalization efforts of government have a bearing upon which of the following parts of the constitution? Now I know the level of this question is a bit high, थोड़ा सा moderate to difficult type का ये question है, लेकिन ये question मैंने इसीलिए यहाँ पर डाला है so that you can expect anything out of the exam. चाहे एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, चाहे एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा हो, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आउट ऑफ इट। जैसे कुछ साल पहले सिविल सर्विसेज, जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड कंसेप्चुअली डीप पेपर्स, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग का इससे पहले क्या नाम था, या नीति आयोग को इससे पहले क्या कहा जाता था, या फिर विच बॉडी वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। सो इट वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। उसका आंसर था प्लानिंग कमीशन। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन सच एग्जाम्स, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में आप एक बहुत इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एक बहुत इजी एग्जाम में जस्ट टू गिव योर माइंड अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाला जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन सिंपली स्किप द क्वेश्चन, स्पेशली इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को, थोड़ा एग्जाम के लेवल को बैलेंस करने के लिए कई बार बिल्कुल ऑपोजिट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो सिमिलरली हियर इज दिस क्वेश्चन कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने की, उसका इनमें से किस किस पार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है? पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3 और ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। सो नाउ लेट अस सी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कौन कौन से आर्टिकल्स को इम्पैक्ट करती है। देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो अपने आप में लिबरलिस्टिक है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से, जैसे कि राइट टू डू बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, आर्टिकल 31A एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन
पे जिनका इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्टिक हैं, जैसे कि आर्टिकल 39B और 39C, whose relevance is questioned increasingly in this liberalizing era। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का इस पे भी इम्पैक्ट है। बेसिकली ये दो आर्टिकल्स क्या सजेस्ट करते हैं कि द स्टेट शुड नॉट अलाउ concentration of wealth in a few hands, or the state should make efforts for equitable distribution of material resources। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है तो ये दोनों आर्टिकल्स पे इम्पैक्ट उसका आता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वेल। और बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ये भी सोशलिस्टिक होती हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि इन तीनों के ऊपर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो कि हमने 1991 में की थी, उसे LPG रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन ऑल दीज थ्री। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सीधा पूछा आपको कि इस आर्टिकल में किस स्टेट के लिए प्रोविजन है। The special provisions in Article 371G of the Constitution of India relate to which state? जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड। अब जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आपको डायरेक्ट प्रोविजन है ये पता होनी चाहिए। पार्ट 21 काफ़ी न्यूज़ में रहा जब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया था। पार्ट 21 वॉज इन न्यूज़। और हमें पता है कि आर्टिकल 370 है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि बहुत ही ईजी है। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो बचे हमारे पास 3 और। अब 371 से लेकर 371A, B ऐसे करते करते 371J तक बहुत सी अलग अलग स्टेट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है 371G में कौन सी प्रोविज़न है। तो अब ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है C, मिजोरम। तो कोशिश कीजिए कि 371 से लेकर, या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें आप कुछ आर्टिकल्स को मेमोराइज करने की कोशिश करें। जैसे कि फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। देन सम वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की प्रोविज़न है, किस आर्टिकल में मनी बिल की प्रोविज़न है, या फिर किस आर्टिकल से CAG क्रिएट किए गए हैं, किस आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड है। ये एक एक आर्टिकल हर एक अथॉरिटी के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। देन एमरजेंसी के आर्टिकल्स, देन 42nd अमेंडमेंट से कहाँ कहाँ चेंजेस हुए थे। दिस आर सम ऑफ द वेरी यू कैन से बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। सो 371G स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। यहाँ पर मिजोज के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रोविजंस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आर एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। सीधा सा क्वेश्चन है, किस शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह की बात की गई है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। इनकी सैलरी एमोल्यूमेंट्स क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट होंगे, ये किस शेड्यूल में मेंशन्ड है। शेड्यूल 1, 2, 3 और 5। तो ये बहुत ही सिंपल सीधा सा क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज मेंशन्ड है। So second schedule contains provisions for the president, governors, speakers, deputy speaker, chairman, deputy chairman, judges of Supreme Court and High Courts and CAG। इन सब की सैलरीज, एमोल्यूमेंट्स, इस सब की जो प्रोविजंस हैं वो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ A, proved misbehavior, B, incapacity, C, violation of the constitution, और D, both A and B। इनमें से कौन सा एक वैलिड ग्राउंड है भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच करने का या रिमूव करने का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का जो एक एलिमेंट ऐड किया गया है वो है D, क्योंकि जनरली जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की वजह से अपनी सीट से हटाए जा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट इज द ओनली एक्सेप्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ तभी रिमूव किए जा सकते हैं इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर सी इज योर
आंसर। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन है सीधा सीधा, राइट। सो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई नहीं होते। Question number 7. Which among the following pairs is incorrectly matched? 25th amendment, क्या 25वें अमेंडमेंट से पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके? या क्या 91st अमेंडमेंट से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लिमिट कर दिया गया था? क्या 52nd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ आया था? और क्या 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन के लिए फंडामेंटल राइट बना दिया गया था? इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो इनमें से 3 सही हैं और 1 इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपकी डेप्थ नहीं बल्कि आपकी यू कैन से विड्थ ऑफ नॉलेज चेक कर रहा है। तो अगर इनमें से आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतना ही ज़्यादा आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई 3 भी पता है तो आपको आंसर पता है, अगर आपको चारों पता है तो डेफिनेटली आपको आंसर पता है। एंड इवन इफ़ यू नो 2 आउट ऑफ दीज फॉर श्योर कि क्या वो सही है या फिर वो गलत है, देन यू आर ऑलमोस्ट हाफ क्लोज टू सॉल्विंग द आंसर। तो ये बहुत ही अलग अलग रेंजेस पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। जितने ज़्यादा आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपको उतने ही इजी लगेंगे। तो जैसे कि 91st अमेंडमेंट सही है, 52nd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ आया था और 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन बना था। ये तीनों सही हैं, गलत है ये वाली। सो इट वॉज नॉट 25th अमेंडमेंट, इट वॉज 24th अमेंडमेंट विच एम्पावर्ड द पार्लियामेंट to amend any part of the constitution, right? So it was 24th amendment that empowered the parliament to amend any part of the constitution. तो कुछ important amendments भी आपको पता होनी चाहिए। Question number 8. Which of the following is the only Indian state to have a uniform civil code? अब ये question है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 कहता है दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो सिविल लॉज हैं, मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो लॉज हैं, वो सभी धर्मों के कॉमन प्रोविजंस होनी चाहिए ताकि कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन, कोई जेंडर बायस प्रोविजन ना हो। तो आर्टिकल 44 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से सीधा सीधा क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में प्रोवाइडेड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी स्टेट में चल रहा है? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गोवा, सी वेस्ट बंगाल और डी केरला। इनमें से कौन सी इकलौती स्टेट है, ओनली इंडियन स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगेन ये थोड़ा सा करंट अफेयर से भी रिलेटेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्टेट की एग्जाम्पल देता रहता है कि अगर वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चल सकता है तो इंडिया के लिए भी ट्राई किया जाना चाहिए। द आंसर हियर इज बी गोवा। गोवा इज द ओनली स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पर्सनल लॉज जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सभी धर्मों में एक जैसी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेटरी उसमें ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और गोवा सिविल कोड इज द एग्जाम्पल, द ओनली स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 9. A constitutional amendment for which of the following does not require ratification by at least half of the state legislatures? Does not. इनमें से कौन सी तरह की अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स की कंसेंट ज़रूरी नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके से अमेंड हो सकता है। एक पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से, और तीसरा पार्लियामेंट पे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट। तो ये जो तीसरे टाइप की अमेंडमेंट है ये इनमें से कौन से 3 तरीकों के लिए होती है और कौन से एक तरीके के लिए नहीं होती है? ऑप्शंस आर ए प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिखा हुआ है, यानी कि जिस आर्टिकल में अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिखा है अगर उसी आर्टिकल को अमेंड करना हो तो क्या आधे से ज़्यादा स्टेट्स की ज़रूरत है? यस, आधे से ज़्यादा स्टेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो प्रोविजन सेंटर गवर्नमेंट चेंज कर दे कि नहीं आधी स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है, देन द यूनियन विल बी ओवर पावरिंग द स्टेट्स। तो अगर इस प्रोविजन को भी बदलना है तो भी स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। यानी कि अगर आपको स्टेट्स की मर्जी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा अमेंड करना है तो इस प्रोविजन को बदलने के लिए भी पहले स्टेट्स की कंसेंट चाहिए।
सेकंड, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो स्टेट का दूसरा हाउस होता है, उसको क्रिएट या एबॉलिश करने के लिए स्टेट्स की कंसेंट नहीं चाहिए होती। सो बी इज योर आंसर एक्चुअली। थर्ड ऑप्शन, लिस्ट्स इन द सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। इस लिस्ट में अगर कोई बदलाव करना हो तो स्टेट्स की कंसेंट चाहिए होती है। एंड मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि राष्ट्रपति को चुनने के लिए सभी स्टेट्स के एमएलए भी वोट करते हैं, इसलिए अगर इस प्रोविजन को बदलना है तो भी स्टेट्स की कंसेंट जरूरी है। सो बी इज योर आंसर। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और आधे से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट भी चाहिए। दिस आर सम एग्जांपल्स, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, देन एनी ऑफ द लिस्ट्स इन द सेवंथ शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। तो इनमें से कोई कहीं भी कोई बदलाव करना हो तो आधे से ज़्यादा स्टेट्स की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following constitutional amendments has discontinued the reservation for Anglo-Indians in the Union and state legislatures? अब ये एक फीचर से भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर से भी है और इसकी करंट रेलिवेंस भी है। तो कौन सी अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन खत्म कर दी गई है? 102nd अमेंडमेंट, 99th अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट एंड 101st अमेंडमेंट। तो जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं एटलीस्ट पिछले 10 सालों में, वो आपको पता होनी चाहिए। करीब 8 से 10 अमेंडमेंट्स हुई हैं। 102nd अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्रिएट की गई है। 99th अमेंडमेंट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्रिएट की गई थी। 104th अमेंडमेंट है जिससे एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दी गई है। एंड 101st अमेंडमेंट है जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया था। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं एटलीस्ट 93rd 94th अमेंडमेंट से लेकर 104 अमेंडमेंट तक जो कि लेटेस्ट है, ये लास्ट वाली 10 अमेंडमेंट्स कम से कम आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी अमेंडमेंट्स हैं उनमें से करीब 20 से 25 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज ऑल द 104 अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। सो 104th अमेंडमेंट जो है ये जनवरी 2020 में यानी कि 1 साल पहले पास की गई है और इससे यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स हैं उन्हें 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया उनकी रिजर्वेशन 2030 तक। लेकिन पहले इसी अमेंडमेंट के साथ एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन को भी एक्सटेंड कर दिया जाता था, इस बार ऐसा नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिटर्मिन्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लिए बनी थी, संविधान सभा थी, उसकी कॉम्पोजिशन किस प्लान के तहत डिसाइड हुई थी? ए ऑगस्ट ऑफर, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन और डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इनमें से किस अथॉरिटी, एक्ट या फिर मिशन ने जो कॉम्पोजिशन बताई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो एक्सेप्ट की गई थी? ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पॉलिटी का भी है, थोड़ा सा हिस्ट्री का भी है, राइट? तो हिस्ट्री भी है आपके पटवारी के सिलेबस में, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन आइदर इन हिस्ट्री और इन पॉलिटी, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। इसका आंसर हो जाएगा सी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा हेडेड था, तो इस वजह से इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था। एंड कैबिनेट मिशन वाज द वन दैट एक्चुअली गेव द आइडिया ऑफ, मतलब जिसने जो कॉम्पोजिशन बताई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। सो सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सीडेड बाय द फ्रेंच टू इंडिया? इनमें से कौन सी टेरिटरी थी जो फ्रांस ने इंडिया को सीड कर दी थी या सौंप दी थी? ए दादरा एंड नगर हवेली, बी दमन एंड दीव, सी गोवा और डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी टेरिटरी फ्रेंच ने इंडिया को सीड की थी? दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है डी नन ऑफ द अबव। कई बार नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। ओके, सो डी इज द आंसर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी
was handed over by French to India. और उनके 4 एनक्लेव्स थे, एक पुडुचेरी, एक यनम, एक कराईकल और एक माहे। और आज इन चारों टेरिटरीज को कंबाइन करके हम पुडुचेरी एज अ यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जो यनम है इट इज इन आंध्र प्रदेश, जो कराईकल और पुडुचेरी है दीज आर इन तमिलनाडु, और जो माहे है इट इज इन केरला। तो ये 4 अलग अलग टेरिटरीज हैं और ये चारों मिलकर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी बनाती हैं। तो ये हमने फ्रेंच से ऑक्यूपाई की थी। क्वेश्चन नंबर 13, द राइट टू प्रॉपर्टी इज व्हाट टाइप ऑफ राइट? इज इट अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, राइट कॉन्फर्ड बाय एग्जीक्यूटिव फिएट और अ कन्वेंशनल राइट? बहुत ही सिंपल सीधा सा क्वेश्चन। कोई भी राइट आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि वो किस तरह का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, व्हाट काइंड ऑफ अ राइट इट इज। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये ओरिजिनली एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सो इट्स आंसर इज ए, इट इज अ लीगल राइट। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल दें, अगर यहां पर लिखा होता ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज, तो इसका आंसर होता फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट, later on it became a legal right. So जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, नाउ इट हैज बिकम अ लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड टू लेजिस्लेट ऑन साइबर लॉज? साइबर लॉज एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने के लिए कौन ऑथराइज्ड है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों, या फिर none of the above as only regulations can be framed by autonomous regulators? yes, तो अगर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है तो मतलब वो यूनियन लिस्ट में आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है तो वो स्टेट लिस्ट में होगा। अगर वो दोनों बना सकते हैं तो मतलब वो कंकरेंट लिस्ट में होगा। क्या इनके अलावा भी कोई चौथी लिस्ट है या कोई चौथी कैटेगरी है जिसमें ये सब्जेक्ट फॉल हो सकता है? अगर है तो दैट इज द आंसर। तो एक्चुअली जो साइबर लॉज है ये किसी भी लिस्ट में नहीं आता है। साइबर लॉज डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द लिस्ट, तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। इट इज अ रेजिडुअरी सब्जेक्ट, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को होती है। सो ए इज योर आंसर। रेजिडुअरी मतलब ऐसा कोई नया सब्जेक्ट आ जाए जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आता। अब जैसे साइबर लॉज है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे। तो ऐसे तो बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। सो इफ अ सब्जेक्ट डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स देन यूनियन गवर्नमेंट ओनली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दैट सब्जेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, यूनियन गवर्नमेंट ओनली। So cyber laws fall under the residuary list that includes matters not mentioned in any of the list in the 7th schedule. 7th schedule की किसी लिस्ट में नहीं आती है, and union legislature alone has the power to legislate. Last question, that is question number 15. What is the minimum number of members required for a state legislative assembly? बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स बनाई गई हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी हैं कि मिनिमम मेंबर्स इतने हो सकते हैं और मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? ऑप्शंस आर ए 15, बी 30, सी 45 और डी 60। सी इसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, देयर कैन बी एक्सेप्शंस हियर। तो इसका जो आंसर है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 60। 60 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर बात करें मैक्सिमम की तो 500 से ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं हो सकते। तो मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500 मेंबर्स कैन बी देयर इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि ये जो मिनिमम नंबर है इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि पार्ट 21 में मेंशन्ड है। पार्ट 21 यानी कि जो आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक जाता है, ये सारे आर्टिकल्स में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें ये लोअर कैप ब्रीच करने की परमिशन है,
यानी कि उन स्टेट्स में इससे भी कम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 32 हैं, सो इट इज़ अलाउड। अगर स्टेट बहुत ही ज़्यादा छोटी है जैसे सिक्किम है या गोवा है, सो देयर इट इज़ अलाउड। ओके, सो द आंसर यूजुअली इज 60. So there is minimum 60 sanction strength for state legislative assembly. Exceptions are there under part 21 of the constitution, right? So these were some of your multiple choice questions from Indian polity. In the next video we will discuss some other subject, जैसे कि आपको syllabus में दिए गए हैं, we will try to discuss those subjects, right? So जो आपका सिलेबस दिया गया है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, एंड वी विल ट्राई टू कवर दैट सिलेबस इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ एज वेल। सो अभी जैसे हमने द कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, जैसे कि फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन किए, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पे, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, तो ये सब इस पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट वीडियोस जो हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, वी विल टेक अप दीज रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। रोज़ आपके लिए वीडियोस इसलिए पोस्ट की जा रही हैं सो दैट यू कैन रिवाइज एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ ऑल द वीडियोज़ दैट वी आर पोस्टिंग फॉर यू। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो please share it with your friends, and if you want to join this course or if you want to download all these PDFs, then you can click on the link in the description and उस link पर जाकर आप हमारे पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, and then you can take this particular course as well. इसके अलावा पंजाब पटवारी का फुल कोर्स, पंजाब पटवारी के लिए बहुत सारे टेस्ट्स जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो सारे आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। थैंक यू।